वेलकम एवरीवन। तो आज हम रे ऑप्टिक्स की सेकंड क्लास करेंगे जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। ठीक है, और अभी जो कुछ इनिशियल्स में मैं कुछ सेकंड या कुछ मिनट जो बातें बताऊंगी वो ये बातें हैं जो हमने क्लास 10th में बेसिक चीजें पढ़ रखी है, तो उस पर हम ज्यादा गौर नहीं करेंगे। मेन टॉपिक हमारा कौन सा है? डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो क्लास 12th में पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। फिर जब हम रिफ्लेक्शन को कवर कर लेंगे तो हम टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर क्या होता है, ये चीजें हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं किसी से जनरल में पूछूं व्हाट इज मिरर, तो जो नॉन साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जो नॉर्मल ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो क्या बोलेंगे? मिरर वो होता है जिसमें हम अपना सुंदर सा प्यारा सा चेहरा देखते हैं ना। बट साइंस के अकॉर्डिंग मिरर का डेफिनेशन क्या होता है? तो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, कहने का क्या मतलब है अभी मैं समझा रही हूँ। ठीक है, मिरर होता क्या है? एक स्फीयर ऑफ ग्लास से जब हम एक स्फीयर ऑफ ग्लास को कट करते हैं, ठीक है, तो हम दो टाइप के मिरर को बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक सरफेस को हम पॉलिश कर दे और जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस बेसिस पे हम दो टाइप के मिरर को पढ़ते हैं। वन इज कॉनकेव मिरर एंड अदर इज कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर का डेफिनेशन क्या होता है? मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ ग्लास ऑफ स्फीयर। तो अगर मैं इतने से टुकड़े को बाहर कर दूं, है ना, तो ये इतना सा टुकड़ा अगर मैंने बाहर कर दिया तो देखो क्या होता है। जब हम बाहर के सरफेस को क्या कर दे? पॉलिश्ड कर दे। जब हम बाहर के सरफेस को क्या कर दे? अगर मैं बाहर के सरफेस को पॉलिश्ड कर दूं, ये सरफेस क्या हो जाए? पॉलिश्ड हो जाए। अगर ये सरफेस पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो अंदर की सरफेस से हो रहा है। रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम इनर सरफेस, है ना। तो फिर इस टाइप के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। तो ये क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। और अब अगर क्या हो जाए कि अब अगर रिफ्लेक्शन बाहर के सरफेस से हो, अब अगर अंदर का सरफेस क्या हो जाए? पॉलिश्ड हो जाए। अंदर का सरफेस हमने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है। और रिफ्लेक्शन कहाँ से हो? रिफ्लेक्शन यहाँ से हो। तो फिर रिफ्लेक्शन अगर बाहर बल्ज्ड पार्ट से हो रहा है तो ये क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं। वन इज कॉनकेव एंड अदर इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव वो होता है जिसमें रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर सरफेस। कॉन्वेक्स वो होता है जिसमें रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर बल्ज्ड पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीज आती है जो मैं बेसिक है वो मैं बता देती हूँ कि कभी भी अगर एक, मान लो ये एक मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है। ठीक है, तो अगर लाइट कभी भी एक मीडियम से ट्रैवल करके आ रही होगी ना, और जब भी वो दूसरे सेकेंड मीडियम के इंटरफेस पे जब पड़ती है, सरफेस पे जब वो पड़ती है, तो यहाँ पे तीन बेसिक फिनोमिनाज होते हैं। ठीक है, तीन बेसिक फिनोमिनाज होते हैं। वन, फर्स्ट इज अगर ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाए? वापस अपने उसी मीडियम में वापस चले जाए, बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, अगर बाउंस बैक हो जाए लाइट का, अगर लाइट का बाउंस बैक हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और अब अगर ये लाइट, अब कुछ हिस्सा ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब कुछ पार्ट ऑफ लाइट क्या है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर लेगा। अगर वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो हमेशा उसके मीडियम में उसका डायरेक्शन बदलता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। जब एक लाइट दूसरे मीडियम में चले जाए और दूसरे मीडियम में जाने पे हमेशा उसके डायरेक्शन में थोड़ी बहुत चेंज आती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, और तीसरा क्या प्रोसेस होता है कि देखो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कुछ रिफ्रैक्ट होगी, तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है? एब्जॉर्ब भी होती है। तो थर्ड बेसिक फिनोमेना क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाए तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। एंड थर्ड इज अगर रे ऑफ लाइट
थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाए तो एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब एक सरफेस पे जब लाइट पड़ती है ना तो ये 3 बेसिक फिनोमेना होते ही होते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, क्या रिफ्रैक्शन होता है, ये मैंने बता दिया। अब हम समझेंगे यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनको बेसिक में चीजें नहीं पता होती। ठीक है, एक बात बताओ, जब भी तुम मिरर डायग्राम बनाओगे ना तो अगर तुमने ऐसे मिरर बनाया तो तुम्हें कुछ टर्म्स हैं जो बार बार रिपीटेटिव सुनने को मिलेगा और वो तुम्हें दिखेगा। देखो, एक लाइन जो इसके सेंटर, एक जो लाइन पास होती है सेंटर ऑफ कर्वे। अब सबसे पहले ये लाइन से पहले ना हम एक टर्म समझेंगे, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अगर ये जो मिरर, जो हमारे मिरर का मिडिल पॉइंट होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। डेफिनेशन मैं बोल रही हूँ, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। और अगर ये अभी मैंने कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक है, और अगर इसी का एक टर्म आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक बात बताओ, ये जो मिरर हमने निकाला है ये एक स्फीयर ऑफ ग्लास का हिस्सा है ना, तो उस स्फीयर ऑफ ग्लास का भी तो कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा। तो उस सेंटर पॉइंट ऑफ दैट ग्लास ऑफ स्फीयर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द ग्लास ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, फिर एक लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हालांकि ये सारी बातें सभी को पता होगी। फिर थर्ड क्या होता है, एक पॉइंट होता है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट है जो अब पास होके ही जाती है। ठीक है, तो ये होता है फोकस पॉइंट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और एक चीज है, और ये जो एक्चुअल हिस्सा है, मान लो ये ए है, ये बी है, जहां से एक्चुअली में रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसे ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर। क्या बोलोगे, अपर्चर ऑफ मिरर। बाकी बात आई थिंक बेसिक कुछ रूल्स होते हैं रे डायग्राम के लिए, वो सभी को पता होगा कि अगर एक रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो हमेशा फोकस से पास करेगा ही करेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। थर्ड है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करने लगता है। चौथा पॉइंट ये होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे जितना एंगल बना के इंसिडेंट होता है वो उतने ही एंगल से क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स है जो आई थिंक सभी बच्चों को पता है। ये अभी का मेन कोई पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं है, मेन हमें क्लास 12th में क्या है उस पर फोकस करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो है ये टॉपिक क्वेश्चंस में, ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है और अब हम इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर किसी को नहीं पता तो मैं ये भी बता देती हूँ कि कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, सुन लो। कि अगर जैसे ये सरफेस है, ठीक है, अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो अगर ये सरफेस है, अगर इस पर कोई लाइट पड़ी है ना, तो कुछ एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक लाइन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो जो ये लाइट ऐसे पड़ी है ना, इस लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। और कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये रे ऑफ लाइट वापस बाउंस बैक कर रही है, इस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है वो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक बात, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड पॉइंट ये था कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, हम एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ठीक है, हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर में मैंने बोला रिफ्लेक्शन अंदर से होगा, बाहर का जो सरफेस है वो हमारा कैसा है, पॉलिश्ड। ठीक है, ये बात याद रखना, बाहर का सरफेस हमारा कैसा है, पॉलिश्ड। ये क्या है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये मैंने बता दिया ये कैसा है, पॉलिश्ड है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल पास हो रहा है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल आया, तो यहाँ पे जब पड़ेगा तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करके कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो मैंने पहले फोकस पॉइंट इसलिए नहीं बनाया ताकि जहां से पास करे वहां पे फोकस बना दो, डायग्राम ज्यादा
बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ फोकस से पास किया। अब एक बात बताओ, अब हमें एक नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल क्या होता है? एक सर्कल में नॉर्मल जनरली कौन सा लाइन होता है? जो सेंटर से पास करता है। तो अभी मैंने तुम लोग को बताया था कि इमेजिन करो ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लास ऑफ स्फीयर ना, तो इसका सेंटर, इसके जो सेंटर से लाइन पास करेगा वही क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इससे जो लाइन पास होगा ये क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वही नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये अगर नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल से एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बात बताओ, मैंने बताया था ना सी से पी तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ, ठीक। अच्छा, ये मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक। अब हमें रिलेशन डिराइव करना है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो अभी जस्ट मैंने बताया और बोर्ड पे लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या, एंगल आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। अब जब एंगल आई एंगल आर के बराबर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, अगर तुम ध्यान दो तो ए बी जो है वो सी पी के पैरेलल है और ये लाइन ऐसे पास हो रही है। अगर तुम ध्यान दो तो ये जेड जैसा बन रहा है, ए बी सी पी, ये जेड जैसा बन रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल अल्फा इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल आई, और ये किसके हिसाब से, ऑल्टरनेट एंगल्स, जहाँ पे भी ऐसा जेड सा बनता है वहां पे क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो ये देखो ना, ए बी सी बी सी पी, ये इस पे ध्यान दो, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, एंगल आई और एंगल अल्फा, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से सेम है। तो अब एक बात बताओ, क्योंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर था और अल्फा आई के बराबर है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि अल्फा भी आर के बराबर होगा? बोलो, क्योंकि आई और आर एक दूसरे से बराबर है ना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगल अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अब अगर तुम्हें एक रूल पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम होते हैं तो जो उसके साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इन ट्राइंगल बी सी एफ, क्योंकि एंगल अल्फा और एंगल आर सेम, तो इनके ऑपोजिट जो साइड्स होंगे, इनके जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ये है, और इस एंगल आर का ऑपोजिट साइड क्या, सी एफ है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस, ये पार्ट तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। हेंस सी एफ इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, बी एफ, ठीक है। तो ये बात हमने अभी लिखी, ठीक है। मान लो, अब इतना तक आई होप समझ आया होगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मान लो कि अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर अभी मैंने बताया ना, अपर्चर वो, ये जैसे ये सी, जैसे इसे ई और अगर मैं जी मान लूँ तो ई जी क्या हो जाएगा, इसका अपर्चर हो जाएगा। अपर्चर वो लीनियर डायमीटर होता है जहां से एक्चुअली रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर अपर्चर स्मॉल होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो मैंने क्या बोला, सपोज aperture of mirror is very small, mirror is very small। अब देखो, अगर अपर्चर स्मॉल होगा तो ये जो ए बी लाइन है ये सीपी के और पास आ जाएगा। खुद सोचो, मिरर अब इतना छोटा है, ठीक है, तो पहले ये जो सीपी लाइन था, जिससे ए बी काफी थोड़ा दूर था, अब वो और पास आ जाएगा। मान लो अपर्चर इतना छोटा है तो ये और पास आ गया। अब जब ये जितना पास आएगा, देखो ये लाइन इसके जितना पास आएगी तो ये और थोड़ा, और ये, तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो बी एफ है वो किसके, एफ पी के बराबर आने लगेगा ऑलमोस्ट। भाई ये जितना छोटा होते जाएगा, अपर्चर मिरर का जितना छोटा होगा उतना बी एफ जो होगा वो पी एफ के बिल्कुल इक्वल होने लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख लेना, तुम्हें कुछ भी ऐसा तुम लिख सकते हो, चाहो तो ये लिख लो, सपोज अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, या फिर हम ये लिख सकते हैं और ए बी इज वेरी क्लोज टू, और ए बी इज वेरी क्लोज टू क्या, सी पी। तो अगर ए बी
ए बी सी पी के बहुत क्लोज होगा तो एफ बी, तो बी एफ जो है वो एफ पी के बराबर होने लगेगा, बी एफ जो है वो एफ पी के बराबर होने लगेगा। ठीक है, ये बात समझो। अब एक बात बताओ, हम क्या ये चीज लिख सकते हैं? अगर तुम ध्यान दो इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि सी एफ जो है वो बी एफ के बराबर है और बी एफ जो है एफ पी के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकती हूँ? अगर दोनों को इक्वेट करोगे तुम, दोनों का क्या है, बी एफ साइड सेम है, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि सी एफ इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ पी, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सी एफ है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब हम क्या लिखेंगे, एक बात बताओ, अगर सी पी डिस्टेंस को देखो तो सी पी को तुम क्या लिख सकते हो? सी पी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? सी एफ प्लस एफ पी, है ना, ये लिख सकते हो। अब बताओ सी एफ क्या है? सी एफ किसके बराबर है? एफ पी के बराबर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एफ पी प्लस एफ पी, दैट इज क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एफ पी, और यहाँ पे क्या है? सी पी। ठीक, यहाँ तक बहुत इजी था। अब सी पी एक्चुअल में क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो सी पी इज इक्वल्स टू क्या है? ट्वाइस ऑफ एफ पी। सी पी हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ पी हमारा क्या है? फोकल लेंथ। एफ पी हमारा क्या है? फोकल लेंथ। तो जरा इसको यहाँ पुट करो, सी पी क्या है? आर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एफ, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर बाई 2, जो कि हम लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसी चीज को का डेरिवेशन जो है वो क्लास 12th में पूछा जाता है, जो कि मैंने समझा दिया। अगर नहीं समझ आया फिर से एक बार सुन लो। हम पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। तो अल्फा जो है वो आई के बराबर आ रहा है अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट्स एंगल। तो अगर अल्फा आई के बराबर है और आई आर के बराबर है, तो अल्फा भी आर के बराबर होगा, बोलो। तो अब अगर अल्फा आर के बराबर हो जाएगा तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम होते हैं तो उसके ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। तो इसका मतलब सी एफ इज इक्वल्स टू बी एफ, ये हमने लिखा। फिर मैंने बोला कि सपोज द अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, तो जितना अपर्चर स्मॉल होते जाएगा ए बी लाइन सी पी के उतना पास आता जाएगा। जितना ज्यादा ये पास आएगा उतना बी एफ जो है वो एफ पी के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज मैंने लिखी। फिर इक्वेशन 1 और 2 से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का, क्योंकि बी एफ साइड सेम है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सी एफ इज इक्वल्स टू एफ पी। तो सी एफ जो है वो एफ पी के बराबर आ जाएगा। जब सी एफ पी के बराबर आए तो बस उसके बाद हमने इसको लिखा सी पी इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस एफ पी, और उसके बाद हमने वहाँ पे वैल्यू रख दी है। सी पी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, एफ पी को हम फोकल लेंथ बोल रहे हैं। वो चीज जब रखोगे तो तुम्हारा डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो क्लास 12th में पूछा जाता है। आई होप समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय।